Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic mode of occurrence of minerals of class 10 geography chapter number 5. So इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं कि जो अलग अलग तरीके के मिनरल्स हैं वो कैसे पाए जाते हैं, किस तरीके से जो मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं, किस तरीके से वो बनते हैं, तो इन सारी चीजों पे हम देखने वाले हैं इस सेक्शन में। सो वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, ये जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। अब वैसे तो हमने कह दिया कि जो मिनरल्स हैं वो अर्थ की क्रस्ट में होते हैं, बट पूरी जो अर्थ की क्रस्ट है वो एक जैसी नहीं है। अर्थ की क्रस्ट भी जो है उसमें अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस है। कहीं पे जो अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर है वो अलग तरीके की रॉक से बना है, कहीं दूसरी तरफ जो क्रस्ट है उसमें अलग तरीके के जो बेड रॉक्स हैं, पेरेंट रॉक है, वो अलग तरीके की होगी। अलग अलग कंडीशंस होती हैं भाई, क्रस्ट तो है बट उस क्रस्ट में भी अलग तरीके की हीट होगी, प्रेशर होगा भाई। जैसे अगर हम बात करें अंटार्कटिका वगैरह की, तो वहां की जो क्रस्ट होगी, वहां पे जो धरती का टॉप मोस्ट लेयर होगा वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। वहीं अगर हम बात करें अफ्रीका वगैरह की या दूसरे जगहों की, वहां पे जो क्रस्ट है वो उतना ठंडा नहीं होगा, वहां पे जो प्रेशर है वो या जो हीट है वो बहुत ज्यादा होगी और ठंडा कम होगी। तो मतलब कि क्रस्ट जो है उसमें भी अलग अलग तरीके से हमें डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि जो मिनरल्स हैं वो हमें अलग अलग तरीके से बनते हैं और अलग अलग तरीके से वो हमें मिलेंगे। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो मिनरल्स हैं वो ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद अदर एलिमेंट्स। अब ओर का मतलब क्या होता है, ये जो टर्म ओर है इसका बेसिकली मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स, की बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो एक साथ एक्यूमुलेट हैं, इकट्ठे हो रखे हैं और जिसमें कुछ और एलिमेंट्स भी मिले हुए हैं। तो मतलब कि ओर का मतलब मिनरल्स एंड दूसरे जो एलिमेंट्स है उनका मिक्सचर है। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वाइएबल। अब कोई भी जो ओर है उसमें मिनरल कंटेंट इतना अवेलेबल होना चाहिए ताकि अगर हम उस ओर में से मिनरल को निकालना चाहें तो वो हम आसानी से निकाल पाए। मतलब कहने का यह है कि मान लो ये एक रॉक है, ठीक है, इसमें मिनरल जो है बस इतना सा है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा मिनरल है। अब अगर हम इस मिनरल को निकालने जाएंगे तो मिनरल ऐसे ही नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा उसमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, पूरे उसमें काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, या उसको हीट और प्रेशर में डालना पड़ेगा, उसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो मतलब ये जो ओर है इसको काफी सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये जो मिनरल है वो हमें मिल पाएगा। अब ये जो प्रोसेस है वो ऐसे तो होते नहीं है, उसमें इंडस्ट्रीज जो है पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, तब जाके जो ओर है उससे हम कोई भी मेटल या मिनरल जो है निकाल पाते हैं। अब अगर ओर इतनी बड़ी है, मिनरल उसमें सिर्फ इतना सा है, और इसके लिए अगर हम करोड़ों पैसे बर्बाद कर दें सिर्फ इतने से मिनरल को निकालने में, जिसकी कीमत मान लो सिर्फ 1000 रुपए है, तो ये चीज कमर्शियली वायबल नहीं होगी कि भाई उसको निकालने में, इस मिनरल को निकालने में बहुत ज्यादा पैसे लग गए बट जो मिनरल निकला है उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हम ऐसी ओर में से मिनरल निकालेंगे ही क्यों जिसकी कीमत बहुत कम होने वाली है, जिस मिनरल की। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरी रॉक है, अब इस रॉक में जो मिनरल कंटेंट है वो इतना है, ठीक है, ये वाला पूरा मिनरल कंटेंट है एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई 90% इस ओर में मिनरल पाया जाता है। अब मान लो इस मिनरल को निकालने में 1 करोड़ रुपए लग गए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए लग गए। अब जो मिनरल निकला मान लो वो 5 करोड़ का है, जो मिनरल हमने निकाला 1 करोड़ रुपए लगा के, जो पूरा प्रोसेसिंग की इस ओर का, हमने पूरा उसमें चेंजेस लाए, प्रोसेसिंग की, अब उस प्रोसेसिंग करने के बाद जो मिनरल निकला वो उस मिनरल की कीमत मान लो 5 करोड़ है। अब ये चीज कमर्शियली वाइबल है क्योंकि हमने खर्चा कितना किया मिनरल को निकालने में, 1 करोड़, और हमें फायदा कितने का हुआ, जो मिनरल निकल के कितना आया है, 5 करोड़ का। ठीक है, तो हमें पूरा पूरा प्रॉफिट होगा 4 करोड़ का। तो इस तरीके से मतलब कि जो ओर है उसमें इतना मिनरल कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए कि भाई उसकी जो एक्सट्रैक्शन है, मतलब कि हम उस ओर में से मिनरल को आसानी से निकाल पाए, वो कमर्शियली वायबल हो। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विद विच मिनरल ओर्स में बी माइंड। तो जो ओर है वो किस तरीके की है, क्या उसकी फॉर्मेशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि कितने आसानी से उस ओर को हम जमीन में से निकाल सकते हैं, या जो माइनिंग है उसकी कितनी आसानी से की जा सकती है।
अब ये देखो जो क्रस्ट है, ऐसा तो है नहीं कि जो मिनरल्स हैं वो एकदम ही टॉप लेयर पे पड़े हुए हैं और हम बस जाके उनको उठा लें, पत्थर पड़े हैं और हम उठा लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि भाई क्रस्ट भी जो है वो काफी बड़ा लेयर है, काफी डीप लेयर है, तो इसके अंदर कहीं मिनरल्स हैं, ओर्स हैं। अब इसको निकालना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो किस तरीके की ये रॉक है, किस तरीके की ये ओर है, किस कंडीशन में है, कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं कि भाई हम कितने आसानी से इसकी माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, माइनिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई हम ये जो ओर है वो जमीन में से निकाल रहे हैं। सो दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें जो हैं कितनी आसानी से हम माइनिंग कर सकते हैं, कितनी आसानी से हम ओर में से मिनरल निकाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि भाई जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो 1 करोड़ है, कि भाई माइनिंग करनी है, फिर उस ओर में से हमें मिनरल निकालना है, तो ये सारी चीजों में हमारा खर्चा कितना आया, 1 करोड़ मान लो। तो ये जो चीज है मतलब कि हम कितने आसानी से मिनरल तक पहुंच पा रहे हैं, कितना पैसा लगा के हम अल्टीमेट मिनरल तक पहुंच पा रहे हैं, तो वो चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। इट इज देयरफॉर important for us to understand the main types of formation in which mineral occur। अब देखो जो माइनिंग वगैरह है, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं कि भाई कितने आसानी से हम मिनरल को निकाल सकते हैं, माइन कर सकते हैं, कितने आसानी से हम जो मिनरल है उसको ओर में से निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं कि किस तरीके की वो ओर है, क्या उसकी फॉर्मेशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो जब कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इन सारी चीजों पे, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों पे जब डिपेंड करती है, तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जाने कि किस किस तरीके की फॉर्मेशन होती है ओर्स की, या जो मिनरल्स हैं वो किस किस तरीके से हमें मिलते हैं, किन फॉर्म्स में मिलते हैं। मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स। तो नॉर्मली मिनरल्स जो है हमें, ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इस फॉर्म में मिनरल्स हमें मिलते हैं। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। तो अब जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनमें नॉर्मली जो मिनरल्स हैं वो क्रैक्स एंड क्रेविसेस या फॉल्ट्स या जॉइंट्स में पाए जाते हैं। अब क्रैक्स हो गई, क्रेविसेस हो गई, फॉल्ट या जॉइंट, ये सब एक तरीके से मतलब क्या, इनका दरार है। जब इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में दरारें आ जाती हैं तो नॉर्मली इन दरारों में जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। सो द स्मॉलर अकरेंसेस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स। अब जो छोटे क्रैक्स होते हैं उनको हम वेन्स कहते हैं और जो बड़े क्रैक्स होते हैं उनको हम लोड्स कहते हैं। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड or molten and gaseous forms are forced upwards through cavities towards the अर्थ सरफेस। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं वो कैसे बनते हैं, तो जो लिक्विड या फिर गैसियस या फिर मॉल्टन फॉर्म में अगर मिनरल्स नीचे होते हैं तो वो जैसे मान लो ऐसे है, ये ऊपर अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे ऐसे ये क्रैक्स आ रखे हैं, और नीचे जो है मॉल्टन फॉर्म में मान लो मिनरल्स हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि धीरे धीरे करके यहाँ से प्रेशर की वजह से ये जो मॉल्टन हमारे मिनरल्स हैं ये ऊपर की तरफ आएंगे, इनको ऊपर की तरफ धकेला जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, ये इन क्रैक्स में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इन क्रैक्स में ये जम जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। मान लो वो मॉल्टन फॉर्म में है, यहाँ पे वो लिक्विड से फॉर्म में है, तो जब वो यहाँ ऊपर जाएगा क्रैक्स में और ठंडा होगा तो ठंडा होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। नीचे वो मॉल्टन फॉर्म में इसलिए है क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा हीट है, ऊपर जाएगा ठंडा हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और इन क्रैक्स में वो जम जाएगा। तो इस तरीके से क्रैक्स के बीच में ये जो मिनरल्स हैं वो बन रही हैं। ये क्रैक्स हुए नीचे से, जो हमारा मॉल्टन या फिर लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जो भी हमारे मिनरल्स हैं वो ऊपर की तरफ आए और इन क्रैक्स में जमा हो गए। सो दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं वैसे वो ठंडे हो जाते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। Major metallic minerals like tin, copper, zinc and lead etc. are obtained from veins and lodes। तो ज्यादातर जो metallic minerals हैं जैसे tin, copper, zinc या lead हो गए, या और भी जो दूसरे metallic minerals हैं ज्यादातर, वो कहाँ से पाए जाते हैं, वो veins and lodes से पाए जाते हैं, इनमें मिलते हैं। सो ऊपर हमने बात की थी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक की। अब देखते हैं कि भाई जो मिनरल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में भी पाए जाते हैं। In sedimentary rocks, a number of minerals occur in beds or layers। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, जो मिनरल्स हैं वो लेयर्स या फिर बेड्स में पाए जाते हैं।
मतलब यह है कि देखो, पहली बात तो देखो ये सेडिमेंट्री रॉक वगैरह कैसे बनती है। तो आपने ना अपने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रॉक साइकिल होती है, मतलब कि जो रॉक है वो एक तरीके से एक साइकिल में घूमती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनती रहती है। तो शुरुआत होती है, मान लो यहाँ पे कोई वॉल्केनो है और ये वॉल्केनो जो है इरप्ट हुआ, इसमें से लावा जो है निकला। अब लावा जब निकलेगा तो बाहर आके वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। नीचे एकदम जलता हुआ खौलता हुआ मैग्मा था, मैग्मा जैसे ही ऊपर आया उसे हम लावा कहने लग गए। और जब ये लावा जब ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा, तो वो क्या बन जाएगा, ऐसे मान लो ये था वॉल्केनो, ऊपर से वॉल्केनो जो है यहाँ से ये बह रहा है, ठीक है। अब इसमें से क्या निकला, लावा निकला, और ये लावा जो है यहाँ पे इस तरीके से फैल गया पूरा। अब ये ठंडा हो जाएगा, जब ठंडा होके जब ये लावा ठंडा हो जाएगा तो जो रॉक बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, अंडर हीट एंड प्रेशर धीरे धीरे करके ये जो इग्नियस रॉक है ये वियर एंड टियर में जाएगी, इसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ये जो इग्नियस रॉक है ये ट्रांसफर हो जाएगी, ये किस रॉक में बदल जाएगी, फिर ये बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक जो है वो और ज्यादा वियर एंड टियर से गुजरेंगी, और ज्यादा टूटेंगी फूटेंगी, हीट एंड प्रेशर के अंदर आएंगे, और धीरे धीरे करके क्या होगा, जैसे बहुत सारे इनके क्या हुए, वेदरिंग हुई, वेदरिंग मतलब इनका टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी, चाहे इग्नियस रॉक है चाहे मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये प्रेशर में आते जाएंगे, प्रेशर इनके ऊपर पड़ता जाएगा, और धीरे धीरे करके ये एक रॉक बन जाएगी, वापस से छोटे छोटे टुकड़े हुए और उससे क्या बन गई, रॉक बन गई। अब ऐसा होगा कि भाई लेयर से बन जाएंगे, पहले नीचे एक लेयर है छोटे छोटे टुकड़ों का, इसकी एक रॉक सी बन गई, इसके ऊपर एक और छोटे छोटे टुकड़ों का लेयर बन गया, ऊपर से दबाव आता जा रहा है, ठीक है, और लेयर के ऊपर लेयर बनता जा रहा है, और ये एक रॉक बन जाएगी। और ये जो सेडिमेंट्स की वजह से, जो छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से रॉक बनी, इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। तो हो क्या रहा है, साइकिल कैसे बनी, इग्नियस रॉक से बनी मेटामॉर्फिक रॉक, एंड मेटामॉर्फिक रॉक से क्या बनी, सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक भी क्या होगा, धीरे धीरे करके और दबती जाएगी, नीचे आती जाएगी, आ, ऐसे ये धरती का लेयर मान लो, ठीक है। अब ऊपर जो है ये सेडिमेंट्री रॉक बन रही थी, अब नीचे धीरे धीरे करके ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, दबाव की वजह से क्या होगा कि ये नीचे 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 आते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा होगा कि ये बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे, और नीचे जब ये सेडिमेंट्री रॉक जाएगी तो क्या होगा, नीचे क्या है, अर्थ के नीचे बहुत ज्यादा हीट है, प्रेशर है, और उस हीट एंड प्रेशर की वजह से ये जो सेडिमेंट्स है वो पिघल जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, वापस से मॉल्टन मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा बन जाएंगे। अब फिर से मान लो साइड में यहाँ पे क्या है, एक वॉल्केनो है, तो ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये वापस जाएगा, अब ये वापस से लावा की तरह निकलेगा, लावा जो है वो ठंडा होगा, क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक। इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलती है, देखा कि कैसे क्या हुआ, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनी, मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्स बने, और फिर हम क्या करें, सेडिमेंट्री रॉक से वापस से क्या हुआ, वो हीट एंड प्रेशर की वजह से अंदर मॉल्टन मैग्मा वगैरह बन जाएगी, और प्रोसीजर के थ्रू लावा वगैरह की वजह से ये जो मॉल्टन मैग्मा है वापस बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद ये क्या बन जाएगी, इग्नियस रॉक, तो साइकिल बन गई। तो ये जो रॉक साइकिल है ये हमें देखने मिलती है, और इन रॉक्स में हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स जो है मिलते हैं। तो हम ऑलरेडी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक की बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं सेडिमेंट की। तो ये मैंने पूरी बात इसलिए आपको बताई कि आपको पूरा समझ आ जाए कि सेडिमेंट्री रॉक में क्या हमें देखने मिल रहा है, लेयर देखने मिल रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे रॉक के टुकड़े जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। अब जब प्रेशर पड़ेगा तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो लेयर्स बनाते जाएंगे, और वो लेयर्स एक के ऊपर एक दबते जाएंगे, और एक रॉक बन जाएगी। तो सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata. तो होता क्या है कि ये जो लेयर्स हैं वो कैसे बने हैं, ये बने हैं डिपोजिशन की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से। डिपोजिशन मतलब एक के ऊपर जमा होते जाना, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब भी एक तरीके से इकट्ठा होने की सारी चीजें एक साथ आ रही हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बेसिकली जो छोटे छोटे लेयर्स हैं या जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे करके एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं, और किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मतलब कि इस तरीके से लेटे हुए, ऐसे हो रहा है कि मान लो ये एक लेयर बना, इसके ऊपर ये एक लेयर बना, उसके ऊपर ये एक लेयर बना, तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेयर के ऊपर लेयर जो है बनते जा रहे हैं, और इन लेयर्स में ही हमें हमारे मिनरल्स जो हैं मिलेंगे।
coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि भाई किस तरीके के जो मिनरल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। तो कोल और कुछ तरीके की आयरन ओर जो है वो भी पाई जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आयरन ओर हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्गर पीरियड्स ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि भाई जब लंबे टाइम तक हीट एंड प्रेशर के अंडर ये जो चीजें हैं आती जाती हैं तो वो इस तरीके से लेयर में तब्दील हो जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट बन जाती हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक खुद कैसे बन रही है? अंडर हीट एंड प्रेशर में बन रही है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हीट एंड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि कुछ जो मिनरल्स हैं वो लेयर में आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है कि कैसे मिनरल्स, जैसे कोल हो गया और कुछ टाइप ऑफ आयरन ओर जो है वो भी हमें इस तरीके से मिलती है। सो अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। तो कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सेडिमेंट्री मिनरल्स के, तो वो है जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। These are formed as a result of evaporation, especially in arid regions. तो अब देखो जो सूखे एरियाज हैं, जो एरिड रीजन्स हैं, उनमें बेसिकली क्या होता है, पानी की कमी होती है, या वो सूखे ही इसलिए हुए हैं क्योंकि वहां पे पानी बहुत कम है। तो होता क्या है, वो जो इलाके हैं वो सूखे कैसे बने? तो उनमें जो भी पानी होता है वहां पे, उस पानी में कुछ ना कुछ मिनरल्स होते हैं। तो पहले मान लो कभी बहुत पहले उस जगह पे पानी हुआ करता होगा। अब पानी में क्या है, मिनरल्स मिले रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का पानी होता है, उसमें अलग अलग मिनरल्स जो है मिले होते हैं। तो मिनरल्स जो हैं इसमें मिले हुए हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही इवोपोरेशन होगी, तो इवोपोरेशन होगी, पानी तो उड़ जाएगा, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, बट उसमें मिले हुए जो मिनरल्स हैं वो यहाँ रह जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते होंगे जैसे कि जो समुद्र का पानी है उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर हम समुद्र के पानी को उबालेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो नमक क्या है? नमक मिनरल है जो कि पानी में मिला हुआ था। इसी तरीके से अलग अलग तरीके के जो मिनरल्स हैं वो जमीन पे रह जाते हैं जब पानी एवोपरेट होता है। जब इवोपरेशन कम मात्रा में हो तब तो ठीक है, तब तो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलता कि भाई कौन सा मिनरल रहा है या कोई मिनरल की एक्यूमुलेशन हो रही है। होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इवोपरेशन हो रही है तो धीरे धीरे करके मान लो ओवर द पीरियड इस एरिया पे हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई और इवोपरेशन बहुत ज्यादा होने लग गया। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि यहाँ की जो जगह है वो एकदम सूखी होने लग गई, एरिड रीजन बन गया और यहाँ का पानी जो है वो एकदम उड़ गया पूरा भाप बन के। ठीक है, और जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आता है वो उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। जब पानी भाप बन के उड़ जाता है तो यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके ये जो मिनरल्स हैं वो क्या बना लेंगे, लेयर बना लेंगे, और जो ऑलरेडी सेडिमेंट्री रॉक बन रही है, जो प्रोसेस है उसका ये पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक इस तरीके से एवोपोरेशन की वजह से भी बनती है, मतलब ये जो मिनरल्स हैं वो एवोपोरेशन की वजह से भी बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई सेडिमेंटेशन भी हो रही है, जो इवोपोरेशन है उसकी वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं मिनरल्स के वो रह गए, और धीरे धीरे करके वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर दब जाएंगे और दब के क्या बना लेंगे, एक रॉक बना लेंगे, सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं, इवोपोरेशन के जो प्रोसेस है उसके थ्रू भी मिनरल्स बनते हैं। उसके बाद है अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स and removal of soluble constituents, leaving a residue mass of weathered material containing ores, bauxite is formed this way. So दूसरा जो तरीका है मिनरल्स के बनने का वो है कि जो सरफेस रॉक क्या होती है वो डिकम्पोज होती है, मतलब एक तरीके से वो टूट रही है, फूट रही है। डिकम्पोजिशन का मतलब एक तरीके से वो जो चीज है वो खत्म होने पे आ रही है। ठीक है, तो एक तरीके से वो टूट रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रही है, एकदम पानी के साथ बह रही है, हवा के साथ उड़ रही है। तो ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है। अब इस पूरे प्रोसीजर में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, टूट रही है, डिकम्पोज हो रही है, गल रही है ना, टूट रही है, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, पानी के साथ मिल रही है। इस पूरे प्रोसीजर में क्या हो रहा है कि जो सॉल्युबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो सरफेस रॉक है उसके ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऐसा उसका पार्ट जो कि पानी में मिल सकता है, वो तो अलग हो जाता है, क्योंकि मान लो ये सरफेस रॉक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक तरीके से टूट फूट रही है, बर्बाद हो रही है। अब इसमें कुछ इस जब ये टूट फूट रही है तो ऐसे कुछ पार्टिकल्स भी होंगे, ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होंगे जो कि पानी में बह के जा सकते हैं।
जो पानी के साथ बह जाएंगे। तो वो जब बारिश होगी, जब पानी आएगा, तो जो मटेरियल पानी में मिल सकता है वो पानी में मिल के मतलब उसमें मिल के क्या हो जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। जब पानी के साथ मिल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो आगे चले गए, तो यहाँ पे रह क्या गया, हमारे पास लेफ्ट क्या रह गया, ऐसा मटेरियल जो कि टूटा फूटा है, जो कि पानी में नहीं मिल सकता है। तो पूरा एक रेजिडुअल मास बच गया, मतलब कि ऐसा मास जो कि एक तरीके से पीछे रह गया है, बाद में बच गया है। जो भी चीजें पानी में मिल सकती थी वो तो बह के आगे चली गई, बट लास्ट में जो टूटा फूटा मटेरियल है, वेदर्ड मतलब जो टूटा फूटा मटेरियल है, वो रह गया। अब इसमें क्या होता है, इस पूरे मटेरियल में ओर्स वगैरह भी होती हैं जो कि मिनरल्स हैं। तो बॉक्साइट जो है वो इसी तरीके से बनता है। उसके बाद है सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स। अब कुछ जो मिनरल्स हैं वो एलुवियल डिपॉजिट्स की तरह भी हमें मिल सकते हैं। मतलब कि जैसे हमें पता है कि एलुवियल सॉइल कैसे बनती है, कि जो नदी है वो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल, अपने साथ मिट्टी, रेत, ये सारी चीजें लाती है, और जब बाढ़ वगैरह आती है तो वो जो नदी है वो अपने आसपास वाले इलाकों में एक लेयर बना देती है एलुवियल सॉइल का, जो अपने साथ वो मटेरियल लाई थी उसको साइड में, जैसे बाढ़ आई, बाढ़ का पानी ओवरफ्लो हुआ, और ओवरफ्लो की वजह से बाढ़ के पानी के साथ ये जो इलाका है उसमें मिट्टी, कीचड़, सिल्ट, ये सारी चीजें जो हैं आ गई, और यहाँ पे एक लेयर बन गया। पानी तो वापस नदी में चला गया, बट यहाँ पे क्या छोड़ गया, मिट्टी वगैरह छोड़ गया। तो ये क्या बन गया, एक एलुवियल डिपॉजिट बन गया। तो इसमें भी काफी सारे मिनरल्स जो हैं मिलते हैं। तो वैली फ्लोर्स पे हमें मिलते हैं, कि जो वैली रहती हैं, वैली क्या होती है, जैसे ये दो पहाड़ हैं, ठीक है, तो पहाड़ों के बीच में ये वाला जो एरिया है ये वैली होती है। और नॉर्मली क्या होता है कि नदी आपको देखने मिलेगी कि नदी वैलीज से निकल के जाती है। तो जब वैलीज के से निकल के जाएगी नदी, तो ये जो आसपास वाला इलाका है, ये वाले इलाके हैं नदी के साइड वाले, इनमें भी क्या होगा, एलुवियल डिपॉजिट होगा, और जिसमें कि हमें मिनरल्स मिलेंगे। इसी तरीके से जो बेस होता है हिल्स का, मतलब कि अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये पहाड़ है तो ये जो बेस है यहाँ पे, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से दिखाऊं कि मान लो ऐसे पहाड़ हैं, और ये वाला जो इलाका है सबसे नीचे टिल, मतलब मैंने मान लो इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, रोटेट कर दिया है इसको, फोटो को, ये वाली इमेज को, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो क्या दिखेगा, ये वाला जो इलाका एकदम फुट हिल वाला, यहाँ पे भी जो बेस है पहाड़ का, ऐसे करके देख लो, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी एलुवियल डिपॉजिट्स जो हैं वो होते हैं, और इनमें अगेन क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। तो ये जो डिपॉजिट हैं एलुवियल के, चाहे वो पहाड़ के बेस पे हों या फिर वो वैलीज में हो, तो ये वाले जो हम एलुवियल डिपॉजिट्स हैं इन्हें कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। तो नॉर्मली क्या होता है कि इस प्लेसर डिपॉजिट में ऐसे मिनरल्स हमें मिलते हैं जो कि पानी की वजह से कोरोड नहीं होते हैं, मतलब उनका कोरोजन नहीं होता। जैसे आपने नॉर्मली आयरन वगैरह देखा होगा, आयरन को आप थोड़ी देर पानी में रखो तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा। तो एलुवियल डिपॉजिट, क्योंकि देखो एलुवियल डिपॉजिट क्या है, नदी से बना है। पहले वो जो पूरा मटेरियल है नदी के साथ बह रहा था, नदी का पानी ओवरफ्लो हुआ तो साइड में जो वो मिट्टी वगैरह है वो नदी ने साइड में जमा कर दी। तो बेसिकली ऐसा मिनरल हमें प्लेसर डिपॉजिट्स की वजह से मिलता है जो कि पानी में खराब नहीं होता, जिसके ऊपर जंग नहीं लगता, ठीक है। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स। अब देखो गोल्ड वगैरह है, उस पर पानी छिड़काओ, धूप में रखो, तो इतनी जल्दी उस पर क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा ना, जैसे लोहे पे लग जाता है एकदम ब्राउन ब्राउन, पूरा पूरा लोहा खराब हो जाता है। तो ऐसा जंग जो है गोल्ड, सिल्वर, इन चीजों पे नहीं लगेगा। एकदम से जो ये चीजें हैं ये गलेंगी नहीं पानी की वजह से। तो मिनरल की जो फॉर्मेशन है वो एलुवियल डिपॉजिट्स या प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी होती है। द ओशियन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब जो हमारे ओशियन वाटर्स हैं इनमें भी बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो मिले हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज्ड। बट ये जो मिनरल्स हैं वो इतने ज्यादा तरीके से, या यूं कहें पानी में मिले हुए हैं, कि इनको निकालना ना आसान नहीं है, और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है, कि मतलब मान लो हमें बहुत ज्यादा पानी जो है उसका यूज करना पड़ेगा एक थोड़े से मिनरल को निकालने के लिए, तो वो चीज सिग्निफिकेंस नहीं है।
बट फिर भी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि कम पानी की मदद से भी ज्यादा मिनरल्स निकल सकते हैं। जैसे हमने ओर वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था, आप इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, कमर्शियली वायबल, ये जो चीजें हैं उनको उस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि भाई वो चीज को हमारा निकालने में कितना खर्चा आ रहा है और उससे हमें फायदा कितना होगा, जो चीज निकल के आएगी वो हमारी कितनी कीमत की होगी। तो ये चीज हो गई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंसेस की। तो बेसिकली क्या है कि भाई ओशन वाटर्स में मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, बट ऐसे मिनरल्स हैं कि भाई जिनको निकालने अगर हम लगे ना तो बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी और ज्यादा मिनरल्स निकल के नहीं आएंगे। और वो जो मिनरल्स निकल के भी आएंगे ना वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है, वो ज्यादा काम नहीं आने वाले हैं, उनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ओशन वाटर्स के जो मिनरल्स हैं वो, जितने मिनरल्स हैं उन सबको हम ज्यादा निकाल नहीं पाए हैं। बट फिर भी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हम निकालते हैं ओशन वाटर से और जिनको हम यूज भी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कॉमन सॉल्ट, भाई जो हमारा खाने वाला नमक है वो समुद्र के पानी से बनता है। जो समुद्र का पानी है उसको एवोपोरेट करते हैं और नीचे क्या बचता है, कॉमन सॉल्ट बचता है। उसकी प्रोसेसिंग वगैरह करके हम तक वो सॉल्ट पहुंचता है। उसके अलावा मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन, तो ये कुछ ज्यादा बड़े लेवल पे जो मिनरल्स हैं वो निकाले जाते हैं ओशन वाटर से। ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स। तो जो ओशन बेड्स हैं, मतलब कि अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं पानी का कि भाई जो ओशन वाटर है वो बहुत ज्यादा मिनरल रिच है। बट अगर हम बात करें ओशन बेड की, कि मान लो यहाँ ऊपर पूरा ओशन का पानी है, ये पूरा पानी है, ठीक है। बट ये जो बेड है, ओशन की जो जमीन है, ओशन बेड मतलब ये ओशन की जो जमीन है, इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे ज्यादातर मैंगनीज जो है वो पाया जाता है ओशन बेड में। ये जो जमीन है नीचे की ओशन के, इसमें मैग्नीज बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। जो ओशन बेड है उसमें पेट्रोलियम का काफी बड़ा एक तरीके से हमें स्टोरेज देखने मिलेगी। तो जो हमारे लोग हैं वो ओशियन बेड से पेट्रोलियम वगैरह भी निकालने का काम करते हैं, हम लोग निकालते हैं, है ना। तो मतलब कि ओशियन के पानी के साथ साथ ओशियन बेड जो है वो भी मिनरल्स में काफी ज्यादा रिच है, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। सो ये अभी हमने जो पूरा सेक्शन पढ़ा ये था हमारे फॉर्मेशन के बारे में, कि जो मिनरल्स है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, किस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हमें मिनरल्स मिलते हैं। अब ये जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है ये बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि जो मिनरल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अब धरती पे हर जगह पे हर तरीके का मिनरल हमें नहीं मिलेगा, तो किस जगह पे कैसा मिनरल मिलने वाला है, इंडिया में जो मिनरल्स हैं वो किस जगह पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन जो है इस पैराग्राफ में किया हुआ है। सो वी विल डिस्कस दिस सेक्शन इनटू अ डिफरेंट वीडियो कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है मिनरल्स का, राइट। सो आई होप कि इस वीडियो में जो हमने बात की है फॉर्मेशन की, कि मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं, वो आपको सही से क्लियर हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा।